अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वफाक नज़ीर। प्रोग्राम शार्प एनालिसिस में खुश आमदीद। प्रोग्राम की डिस्कशन में बात करेंगे कशीदगी के बाद दोनों ममालिक में मुस्बत पैगामात का तबादला हुआ है, वज़ीर ख़ारजा की बातचीत हुई है, इसे खुश आइन समझा जाए या मामलात अभी भी किसी और तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा ईरान से ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या होगा, मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करें तो किस जमात का मंशूर स्ट्रॉन्ग है अवाम से वोट मांगने के लिए। नवाज शरीफ जिस मैदान से इलेक्शन लड़ रहे हैं, नून लीग का गढ़ तस्वुर किया जाता है वो हल्का, इस बार ग्राउंड रियलिटी क्या है वहाँ की। पंजाब की वजारत आला को लेकर शरीफ खानदान में तहफ़्फ़ुज़ात वाकई हैं या सिर्फ क़यास आराइयाँ ही हैं। इसके अलावा और बहुत सारी खबरों पर बात करेंगे, तज्ज़िया लेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार समीना पाशा साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम मैडम, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम, ईरान पर पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई के बाद मुस्बत पैगामात का तबादला हुआ है दोनों ममालिक में, वज़ीर ख़ारजा की बात भी हुई है। इसे खुश आइन समझा जाए या मामला जो है वो अभी मज़ीद कशीदगी की तरफ बढ़ सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई मज़ीद अब कशीदगी की कोई वजह बाकी है। ईरान की तरफ से एक हिमाकत की गई है, उसकी एक भरपूर किस्म की जवाबी कार्रवाई भी कर दी गई है और एक मैसेज लाउड एंड क्लियर चला गया है कि पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश ज़रूर है लेकिन उसको कमज़ोरी ना समझा जाए। और जब दिफा की बात आएगी तो पाकिस्तान हक़ दिफा महफूज रखता है और फिर आप किसी भी तरह ऐसा तासुर नहीं पाकिस्तान देना अफोर्ड कर सकता कि वो कमज़ोर है दिफा के मामले में या कोई जवाबी कार्रवाई करने में हिचकिचाहट का शिकार है या खुदा न खास्ता उसमें सलाहियत नहीं है। तो इसलिए ये जवाबी कार्रवाई करना बड़ा ज़रूरी था। ये मैसेज चला गया है ना सिर्फ ईरान को बल्कि वो तमाम ममालिक जो किसी भी तरह किसी खुशफहमी का शिकार थे कि जी पाकिस्तान को आप आसानी से किसी भी वक्त टारगेट कर सकते हैं, तरने वाला समझते हैं, तो उन सब के लिए एक लाउड एंड क्लियर मैसेज चला गया। जहाँ तक ईरान से मज़ीद कशीदगी की बात है, मुझे फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है। जो दोनों तरफ से अब वज़ीर ख़ारजा के स्टेटमेंट्स भी आए हैं वो भी इसी बात के अक्कास हैं कि बज़ाहिर लग नहीं रहा है कि दोनों तरफ से कोई मज़ीद नॉनसेंस कोई हरकत की जाएगी, बल्कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सेंस प्रिवेल कर रही है और पॉजिटिविटी की तरफ दोनों जा रहे हैं। वी होप कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ऐसे हैं कि अगर कोई इश्यूज़ हों तो वो आपस में बातचीत करके कोऑर्डिनेशन के साथ मामलात की तह तक पहुंच सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं। या तो हो ना कि आप कोई ऐसे दुश्मन मुल्क हैं जो आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, आप बता नहीं सकते, तो वो एक अलग मामला होता है। तो वी होप कि अब ईरान ने इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लिया है और अब वो दोबारा कोई इस कशीदगी को बढ़ाने में कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा। मैडम, ईरानी हमले के बाद दोनों ममालिक के बिरादराना ताल्लुकात दाव पर हैं, तो मुस्तकबिल में क्या असरात मुरतब हो सकते हैं इस पर? देखिए, मेरे ख्याल से अच्छी बात तो यही है कि ताल्लुकात को ख़राब ना होने दिया जाए बल्कि बेहतर किया जाए, क्योंकि हमेशा आप एक बहुत घिसी पिटी सी बात है लेकिन बड़ी जेन्युइन बात है कि हम कभी भी अपने हमसाए तो बदल नहीं सकते। ना हम अपना मुल्क उठा के कहीं दुनिया के किसी और इलाके में ले जा सकते हैं और ना ही ईरान कहीं जा सकता है। तो जब हमें मालूम है कि हमने इसी रीजन में रहना है और इन्हीं हमसायों के साथ गुजारा करना है, तो फिर लड़ झगड़ के हर तरफ से अपने ऊपर ख़तरात मुसल्लत करके उससे बेहतर ये क्यों नहीं है कि हम आपस में बरादराना ताल्लुकात कायम रखें। और ईरान के साथ तो देखिए अगेन वो बात है कि एक रिलीजियसली भी हमारा उनसे बेहतर ताल्लुक होता है, फिर वैसे भी पाकिस्तान ने बहुत मौक़ों पर ईरान को सपोर्ट भी किया है। तो इसलिए बेहतर ये है कि इस बात को अंडरस्टैंड किया जाए दोनों तरफ से और ताल्लुकात को बेहतर रखा जाए। इसमें तिजारती लिहाज से भी, माशी लिहाज से भी, सिफारती लिहाज से भी, हर लिहाज से ये दोनों ममालिक के मफाद में चीज़ है। अगर इसके बरक्स हम ये देखें कि कशीदगी रहे और एक दूसरे के लिए ख़तरा बन जाएं तो वो किसी तरह भी मफाद में नहीं है। ख़ास तौर पर ईरान को अगर आप देखें कि जो ऑलरेडी कई पाबंदियों का शिकार है और ऐसे में अगर वो अपने हमसाया ममालिक के साथ भी इसी किस्म की कोई नाखुशगवार वाक़यात करके कोई जंग छेड़ लेता है तो ये किस तरह एग्जिस्ट करेगा इस दुनिया में, फिर तो उसके लिए भी और ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि ताल्लुकात बेहतर किए जा सके, यहाँ से आगे ऑनवर्ड्स पॉजिटिविटी की तरफ जाया जाए। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर अब बात कर लेते हैं। मैडम, तमाम जमातों के सियासी मंशूर को अगर देखा जाए तो किस जमात का आपको मंशूर स्ट्रॉन्ग लगता है वोट मांगने के लिए? देखिए, PMLN ने तो एक प्रॉपर अभी तक कोई मंशूर ही नहीं दिया है अगर देखा जाए तो, और दो तीन उन्होंने कोई नारे वगैरह ज़रूर लगाए हैं जलसों में या कोई वादे ज़रूर किए हैं कि जी हम कोई 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे या अस्पताल बना देंगे, शायद कुछ ऐसे उन्होंने कोई 2-4 अनाउंसमेंट मरीम नवाज़ ने किए हैं, लेकिन अदरवाइज़ उन्होंने कोई प्रॉपर मंशूर एज सच जारी नहीं किया।
वो हमें नज़र आता है कि पीपल्स पार्टी ने ज़रूर किया है, लेकिन उनके भी जो वादे हैं वो बड़े हक़ाइक़ से दूर नज़र आते हैं। जितनी भी ये पार्टीज़ हैं, इस्तेहकाम पार्टी भी इसी तरह के बातें कर रही है कि जी 300 यूनिट बिजली में मुफ्त दे देंगे, और बिलावल भी। तो ये वही सुहाने ख्वाब हैं जो हमेशा जो सियासतदान हैं इलेक्शन कैंपेन्स के मौक़ों पर लोगों को दिखाते हैं, लेकिन उनकी ताबीर उस तरह से मुमकिन हो नहीं पाती है। ख़ास तौर पर जो इस वक्त पाकिस्तान के माशी हालात हैं, IMF के शिकंजे में हम बुरी तरह से जकड़े हुए हैं, और आगे जो हुकूमत आने वाली है उसके लिए और ज़्यादा सख्त माशी चैलेंजेस होंगे। तो आपके लिए जहाँ अपनी ब्रेड एंड बटर पूरी करना मुश्किल हुआ पड़ा है, तो वहाँ पर आप कौन से ख्वाब दिखा रहे हैं लोगों को कि जी आप 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे या 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। ये मज़ाक़ खेज़ बात है, और इवन लोगों को भी पता है कि ये सब झूठ है, इन बातों में कोई सदाकत नहीं है। ये लोग कभी भी जैसे ये बातें कर रहे हैं कि जी हम ये कर दें वो, ये तो बिल्कुल ख़जानों के मुंह भरे हुए हों तो तब शायद कोई ऐसी बात की जा सकती है। लेकिन जहाँ पर आप कर्ज़ा आपके ऊपर इतना बैरूनी भी चढ़ा हुआ है, आपके अपने जो अखराजात हैं वो पूरे नहीं हो रहे मुल्क से, तो ऐसे में आप अजीबोगरीब इस किस्म की बातें करें तो ये मेरा ख़्याल है बहुत ही रिडिकुलस सी बात है, और ये सारे गैर हक़ाइक़ किस्म के मंशूर हैं, और PMLN ने तो माशाल्लाह से वो भी जारी करने की जहमत नहीं की। मैडम, नवाज शरीफ NA 130 से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। नून लीग का गढ़ तस्वुर किया जाता है ये हल्का, तो आपको लगता है कि इस बार मियां साहब सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे, या यास्मीन राशिद साहिबा की जानिब से टफ टाइम का सामना करना पड़ सकता है? मेरा अंदाज़ा है कि उन्हें टफ़ टाइम बिल्कुल मिल सकता है। यास्मीन राशिद साहिबा की तरफ से ना सिर्फ टफ़ टाइम मिल सकता है बल्कि कोई सरप्राइज़ भी मिल सकता है। कंफर्टेबली वो जीत सकते थे, जीतते रहे हैं इस हल्के में, और लाहौर में तो ख़ास तौर पर PMLN बड़ा अच्छा परफॉर्म करती रही है हमेशा। लेकिन इस दफ़ा जो ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ साहब वाला हल्का है उसको अगर आप देखें तो वहाँ पर एक तो यास्मीन राशिद साहिबा जब नहीं भी इस इलेक्शन से पहले गिरफ़्तार हुई थी, उस वक्त भी इवन तो उनकी जो डोर टू डोर कैंपेन होती थी, जिस तरह से वो लोगों के साथ हमेशा जुड़ी रहती थी खुशी गम में, फिर जिस तरह से उन्होंने कोरोना में लोगों को सर्व किया है, ख़ुद वो कैंसर सर्वाइवर थी लेकिन इसके बावजूद वो जिस तरह से कोरोना के टाइम पर लोगों को सर्व कर रही थी, तो वो सब चीज़ें, और फिर उसके बाद जिस तरह से उन्होंने PTI की अगर उसकी वफ़ादारी के हिसाब से भी अगर उनको जांचा जाए तो उसमें भी जो उन्होंने अपने आप को एक आयरन लेडी साबित किया है, और इमरान खान साहब से वफ़ा निभाई, 8 महीने से जेल में हैं, 73 साल की बूढ़ी खातून हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, इसके बावजूद जेल काट रही हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की अपने लीडर के ख़िलाफ़ आकर उन्होंने, तो इस चीज़ ने उनका कद और ज़्यादा बढ़ा दिया है। और इसके साथ साथ उन्हें एक सिंपैथी वोट भी मिलेगा इस बात का कि जी एक खातून है और 8 महीने से आपने उन्हें जेल में रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ों को अगर आप देखें कारकर्दगी के हिसाब से भी और फिर बयानिए के हिसाब से भी, तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का जो केस है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा स्ट्रॉन्ग है, बल्कि दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ साहब का ग्राफ बड़ी बुरी तरह से नीचे गया है। जिस तरीके से उनकी आमद हुई है, और आमद होने के बाद जो एक तासुर उनके बारे में बना है कि जी वो लाडला हैं या वो कोई डील करके आए हैं, उसकी वजह से लोग उनको इतना एडमायर नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए उनके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है, बहुत टफ कंपटीशन होगा, और हो सकता है उन्हें कोई सरप्राइज़ भी मिल जाए। मैडम, पंजाब की वज़ारत आला को लेकर शरीफ ख़ानदान में आपस में तहफ़्फ़ुज़ात हैं या ये सिर्फ क़यास रही हैं? हो सकती हैं, लेकिन ये इस हद तक नहीं है कि जिसके ऊपर आप ये समझें कि जी कोई पार्टी में इतनी कोई बड़ी डिवीज़न हो जाएगी या कोई बड़ा ऊपर तलपट हो जाएगा सब कुछ, इस हद तक नहीं है। ज़ाहिर है जब 2-3 फैमिली मेंबर्स होते हैं और एक पोस्ट के कोई ख्वाहिशमंद होते हैं तो उसमें हर कोई उसमें ज़ाहिर है चाह रहा होता है कि वो उसको मिल जाए। ये तो हमारे आम घरों में भी इस तरह हो जाया करता है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि उनके इख्तलाफात हैं। लेकिन एक बात जो याद रखने की है वो ये कि हमेशा जो शरीफ फैमिली है वो जब पावर में आती है या जहाँ सियासत की बात है तो वहाँ पर वो हमेशा फिर एक हो जाते हैं, और जो ओवरऑल एक मफाद है उनकी फैमिली का फिर वो उसको मुकद्दम रखते हैं। तो उसमें अगर किसी को एक कदम थोड़ा पीछे भी हटना पड़े तो वो हट जाता है। लेकिन कोशिश उनकी यही रहती है कि जो शरीफ फैमिली यानी शरीफ ही अगर कोई है, यानी अगर आप यूँ कह लें कि मरियम की जगह अगर शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बनाना पड़ जाए या शहबाज शरीफ की जगह वज़ीर आला मरियम नवाज़ बन जाएं तो शायद वो दोनों आपस में इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं वसी तर मफाद में कि अल्टीमेटली तो घर में ही है ना वज़ारत आला। तो ये हैं ज़रूर, लेकिन ये इस हद तक नहीं है कि वो कोई बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। मैडम, इंतखाबी निशान से महरूम PTI के लिए इलेक्शन 2024 मज़ीद मुश्किल नहीं बन गया? बहुत मुश्किल बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
उनकी जीत को एक तरह से तो नामुमकिन बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन अगेन वो लोग फाइट कर रहे हैं, जो इंटरेस्टिंग चीज़ है। वरना आमतौर पर ये किसी भी सियासी जमात के साथ हुआ हो कि आपका लीडर भी जेल में है, उसके ऊपर 200 मुकदमे भी हैं, फिर आपकी तमाम जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप है या तो वो जेल में है या आपको छोड़ के जा चुकी है। जो आपके कैंडिडेट्स हैं वो रिवायती कैंडिडेट्स नहीं हैं, वो लोग नहीं हैं जो हमेशा उस हलके से इलेक्शन लड़ते रहे हों, नए कैंडिडेट्स हैं ज़्यादातर। फिर उसके बाद आपको कैंपेन करने की इजाज़त नहीं है, आप कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते, जलसा नहीं कर सकते। फिर उसके साथ साथ आपके ऊपर हमेशा एक तलवार लटकी हुई है कि कभी भी आपके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई, गैर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि आप PTI के कैंडिडेट हैं। और फिर सबसे बढ़कर जो आखिरी हथौड़ा चलाया गया है वो सबसे लीथल था, वो था बैट का निशान ले जाने का, तो वो भी कर लिया गया है। तो अब उसके बाद कोई मज़ीद चीज़ रह नहीं जाती है कि जिससे कोई किसी का रास्ता रोका जाए। लेकिन इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद आप ये देखिए कि हर मुश्किल और हर चैलेंज के बाद PTI दोबारा खड़ी हुई है। अगले दिन दोबारा उन्होंने फ़ाइट की है, दोबारा उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, दोबारा उन्होंने सिस्टम को टफ टाइम दिया है। अब ये जो बल्ले का निशान गया था तो सबका ख्याल था कि अब तो उसके बाद एक सकूत छा जाएगा, बल्कि हो सकता है ये खुद ही बॉयकॉट का ऐलान कर दें। लेकिन आपने देखा कि अगले ही दिन से PTI फिर से खड़ी हो गई और उन्होंने मुंतखब नित नए भांत भांत के जो आज़ाद उम्मीदवारों को मज़क्का खेज़ इंतखाबी निशान दिए थे, उनके अंदर से क्रिएटिविटी की वो मिसालें कायम की हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि इतने इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने अपनी कैंपेन को सोशल मीडिया पर चलाया है और स्टिल वो इसको चला रहे हैं। वो कितनी कामयाब होगी या नहीं, वो पार्लियामेंट में आएंगे या नहीं, ये एक बात की बात है। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन लड़ने की बात है तो लड़ सिर्फ एक ही पार्टी रही है और वो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो हर तरह के हथकंडे के बावजूद भी मैदान में है, मैदान छोड़ के भागी नहीं है। अब वो इस पॉइंट पर आ चुके हुए हैं कि अगर वो ना भी जीते तो बिलीव में इस जीत और हार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो उन्होंने फ़ाइट लड़नी थी वो उन्होंने बेहतरीन लड़ी है और उन्होंने पूरी माफिया को, रियासत को, तमाम सियासी मुखालिफिन को टफ टाइम दिया है, नाकों चने चबवा के रखे हैं और उन्हें बता दिया है कि इस दफ़ा वाकई टक्कर के लोगों से आपका पाला पड़ा है। मैडम, मैं जाते जाते मैं जानना चाहूँगा, बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आज़ाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, नवाज शरीफ साहब ओपोजिशन लीडर होंगे, तो इस बात को कितना सीरियस लिया जा सकता है? देखिए, इसकी बुनियादी वजह दो चीज़ें हैं। एक तो आपने देखा होगा कि जब अदम एतमाद की तहरीक भी आनी थी तो उस वक्त भी एक सिनेरियो चल रहा था सिंध हाउस का, और उसमें फिर मेन किरदार अदा किया था जरदारी साहब ने, किस तरीके से मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातों को भी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान थे उनको भी अपनी तरफ माइल किया गया। जो भी हुआ, लोग तो कहते हैं कि बहुत पैसा भी चला, वो सब चीज़ें भी हुई। तो ये हमेशा एक जरदारी साहब की सियासत का एक अनफॉर्चुनेटली वो उसे शायद कोई बड़ा खासा समझते होंगे, मैं तो इसको दाग समझती हूँ कि अगर आपके ऊपर ये इल्ज़ाम आ रहा है कि आप ख़रीदो फ़रोख्त की सियासत करते हैं तो ये तो आपके ऊपर दाग है एक तरह का। लेकिन बहरहाल वो शायद इसको बड़ी कोई होशियारी समझते हैं, तो वो उनकी अपनी चॉइस है। जहाँ तक ये बात है कि बिलावल ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया, तो देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं वो बड़ी तादाद में अगर इलेक्ट होके आते हैं तो वो आज़ाद कैंडिडेट हैं, और अगर फौरी तौर पर PTI उनका कोई सद्देबाब नहीं करती, मिसाल के तौर पर फौरी इलेक्शन करा के अपने आप को एक पार्टी के तौर पर वहाँ पर खड़ा नहीं कर पाती कौमी असम्बली में, और वो उम्मीदवार इधर उधर पार्टीज़ में शामिल होने के लिए आज़ाद होते हैं, तो इसी तनाजुर में बिलावल भुट्टो ने ये बात की कि जी हम बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाकर हुकूमत बना सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको बात करूं पीपल्स पार्टी की, तो इन्होंने तो आधी नशिस्तों पे भी उम्मीदवार खड़े नहीं किए, कौमी असम्बली की आधी नशिस्तों पर भी उम्मीदवार खड़े ही नहीं किए। तो जब खड़े ही नहीं किए तो आप कहाँ से जीतेंगे और कितने उम्मीदवार जिता के आप बनाएंगे? तो ऑब्वियसली जब वो ये बात करते हैं इसका मतलब है कि या तो दूसरी सियासी जमातों के साथ या आज़ाद उम्मीदवारों को मिला के ही आप हुकूमत बना सकते हैं। तो अब ये जो आज़ाद उम्मीदवार है ना, ये हॉट केक बन जाएंगे कौमी असम्बली का कि कौन इसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो कोई तो ज़ोर ज़बरदस्ती से, कोई लालच देकर और कोई जिस भी तरह असर रसूख इस्तेमाल करके उनको अपने साथ शामिल करने की कोशिश करेगा। लेकिन इस सारे नतीजे से पहले एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो भी जाएँ और उस इलेक्शन के नतीजे में कितने उम्मीदवार आज़ाद आते हैं फिर डिसाइड होगा कि गेम किस तरफ जाती है। लेकिन अभी गेम में बहुत कुछ बाकी है। बाकी इलेक्शन कैंपेन में हर कोई यही दावा कर रहा होता है कि उसने ही हुकूमत बनानी है, तो ये तो सारे दावा करेंगे, लेकिन बाकी असल बात तो तभी पता चलेगी कि जब सूरत हाल वाज़ेह होगी।
सही बात है मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने मसरूफियत के बायस हमारे लिए वक्त निकाला। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार समीना पाशा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। इन तमाम खबरों पर उन्होंने अपना तज्ज़िया पेश किया, शानदार किस्म का। तो नाज़रीन, इसी के साथ ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।